पुलिस के मुतवक्के सवालात इस वक्त भी उसके तसव्वुरात में सदाए बाज़गश्त बनकर गूंज रहे थे। आप अडगर के साथ तन्हा कैनन बीच पर क्या करने गई थी? आपने यकीनन अडगर को किसी ख़ास और निजी मसले की पर्दापोशी के लिए अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। और अगर ये बात गलत है तो फिर अडगर की मौत, उसकी लाश की गुमशुदगी का क्या मतलब है? क्या आप इस हकीकत से इनकार कर सकेंगी कि अडगर की गाड़ी के स्टीयरिंग पर आप ही के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं? आपने अडगर ही की गाड़ी में जाना क्यों पसंद किया, जबकि आपकी अपनी गाड़ी भी क्लब में ही मौजूद थी? क्या वो कोई ऐसी ख़ास वजह थी जिसकी बिना पर आपने अडगर के हमरा उसकी गाड़ी पर कैनन बीच जाने को तरजीह दी थी? शायद आप ये नहीं चाहती थी कि आपकी गाड़ी लोगों की निगाहों में आए और गवाही और शहादत की रोशनी में आपका किरदार मशकूक समझा जाए। और फिर अडगर की मौत के यानी शाहिद और अहम सबूतों को मिटाने की खातिर रेनबो क्लब के बूढ़े चौकीदार और दुरानी के पेदर पे कत्ल से क्या मतलब अखज़ किए जाएं? क्या आपने अपने शोहर की हैसियत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की खातिर कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं की? अडगर को कत्ल करने का असल महरिक क्या था? आप सिर्फ उसी को रास्ते से क्यों हटाना चाहती थी? क्या सिर्फ इसलिए कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, इस बुनियाद पर कि आपके और उसके दरमियान घिनौने ताल्लुकात इस्तवार थे और आप इन ताल्लुकात के सबूत को जो अडगर के पास महफूज थे अपने शोहर के हाथों में पहुंचने से हर कीमत पर रोकना चाहती थीं? एक बाइज़्ज़त शहरी की बीवी होते हुए आपने अडगर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात क्यों इस्तवार किए? इन ताल्लुकात की नौइयत क्या थी? शुमाइला के जहन में आंधियों के झक्कड़ चल रहे थे। उसने अपनी दस्ती घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त 4:15 का अमल था, लेकिन अभी तक किसी ने उससे राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की। फिर वो इंजन स्टार्ट करके वापसी के इरादे के बारे में संजीदगी से गौर कर ही रही थी कि एक बूढ़ा शख्स जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था और बज़ाहिर मफलूकुल हाल ही दिखाई दे रहा था, उसके करीब पहुंचकर रुक गया। अल्लाह के नाम पर कुछ मिलेगा? उसने शुमाइला के सामने दस्ते सवाल फैलाते हुए बूढ़ी और नकाहत आवाज़ में कहा। दफ़ा हो जाओ। शुमाइला ने गैर इरादी तौर पर उसे झिड़क दिया। खुदा तेरा भला करे बच्चा। बूढ़े ने झिड़की सुनने के बावजूद गिड़गिड़ा कर कहा, क्या तुम शराफत से नहीं मानोगे? शुमाइला ने उसे धमकी दी। बुलाऊं पुलिस को? मेरा ख्याल है कि तुम पुलिस के चक्कर में पड़ने की कोशिश नहीं करोगी। इस बार बूढ़े ने बदली हुई आवाज़ में और सिरसिराते हुए लहजे में कहा। कौन हो तुम? शुमाइला ने हैरत से सवाल किया। क्या मैं यकीन कर लूँ कि तुमने हिदायत के मुताबिक किसी को अपने साथ लाने की हमाकत तो नहीं की? नहीं, शुमाइला थूक निगलते हुए बोली, मैं तन्हा आई हूँ। अक्लमंदी का सबूत दिया तुमने? बूढ़े ने बदस्तूर बदली हुई आवाज़ में कहा। फिर बड़ी बेतकल्फ़ी से पिछला दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठते हुए बोला, आज एक बार फिर मैं तुमको कैनन बीच पर ही चलने पर मजबूर करूँगा। तुम चाहते क्या हो? सिर्फ इतना है कि तुम हमारे हुक्म पर बिला चूँ चला बगैर अमल करती रहो, दूसरी सूरत में नतीजा बरामद होगा। क्या तुम इससे नावाकिफ़ हो? शुमाइला ने कोई जवाब नहीं दिया। इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को मारीपुर जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। इसकी रफ्तार खासी तेज़ थी। रफ्तार बताने वाली सुई 60 और 70 के दरमियान मुतहर्रिक थी। इतनी जल्दी क्या है? पीछे से सवाल किया गया। तुम क्या किसी हादसे के बारे में गौर कर रही हो? नहीं, वो मुर्दा से लहजे में बोली, मुझे 7 बजे से पहले वापस घर जाना है। कोई ख़ास प्रोग्राम? हाँ, उसने बड़ी साफ गोई से कहा, मुझे अपने शोहर के साथ 8 बजे किसी दोस्त की पार्टी में जाना है। इसका इन्हिसार तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम हमारे कहने पर अमल करती रहोगी तो जल्दी फारिग हो सकती हो। कैनन बीच पहुंचकर गाड़ी जिस हिट के सामने रुकवाई गई, उसका नंबर देखते ही शुमाइला के हाथों के तोते उड़ गए। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो हिट उसके शौहर की मलकियत है, जहां वो इसके साथ पहले भी कई बार आ चुकी थी। इतने गौर से क्या देख रही हो डार्लिंग? बूढ़े ने जवाब बिल्कुल जवानों की आवाज़ में दिया था। मुस्कुराते हुए पूछा, ये हिट तुम्हारे शौहर की ही है, लेकिन घबराओ नहीं, इस वक्त ये मेरे कब्ज़े में है। हमें इसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाने में किसी ख़ास दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ चाबी वाले को उसकी उजरत के अलावा 100 रुपये टिप देने पड़े हैं, और ये मामूली रकम तुमसे अहमियत नहीं रखती। मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? शुमाइला ने होंठ चबाते हुए दरियाफ्त किया। अंदर चलो बेबी, बाकी तफसील बातें अंदर चलने के बाद ही मुनासिब रहेंगी। शुमाइला का दिल किसी अंदरूनी खौफ के एहसास से बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन उसे बहरहाल उसका हुक्म मानना था। वापसी के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे, लेकिन फिर उसने जैसे ही कदम रखा, उसके दिल की धड़कन यकलख्त कई गुना तेज़ हो गई।
अंदर 3 हट्टे कट्टे नकाबपोश अफराद के अलावा एक नकाबपोश फोटोग्राफर भी था, जिसके कंधे पर मूवी और दूसरे क्रिस्टल कैमरा नजर आ रहा था। शुमाला को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसे ख़ास तौर पर उसी के शोहर के हिट में क्यों लाया गया है। फिर उससे पेशतर कि वो कुछ कहती या कोई जवाबी कार्रवाई का मुजाहरा करती। बूढ़े के मेकअप वाले शख्स ने उसे उल्टे हाथ से पुश्त से दबोच लिया, फिर सीधे हाथ में दबे रुमाल को उसने शुमाला की नाक पर पूरी कुव्वत से जमा दिया। क्लोरोफार्म। शुमाला के जहन में बस यही एक ख्याल उभरा। फिर वो एक सानिये के लिए किसी जाल में फंसे हुए परिंदे की तरह फड़फड़ाई। उसके बाद उसका जहन घुप अंधेरों में तेज़ी से डूबता ही चला गया। एसपी रहमान एक अहम फाइल के मुताले में मसरूफ़ था जब इंस्पेक्टर जैदी ने अंदर से होकर उसे सैल्यूट किया और एसपी रहमान की तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हो गई। इंस्पेक्टर जैदी की पेशानी और हाथ पर इस वक्त भी पट्टी मौजूद थी। किस्मत ही थी जो उसको मामूली किस्म की खराशियाँ आई थीं, वरना उसके दोनों साथी अभी तक अस्पताल में मौजूद थे। बैठो। रहमान साहब ने इंस्पेक्टर को बैठने का इशारा करते हुए फ़ाइल बंद कर दी और बोले, ऊपर से हमें सख्त हिदायतें मिल रही हैं। सुपर स्टोर के मालिक जाहिद खान के लिए ऑडिटोरियम वाला दूसरा बड़ा झटका था जिसने उसे दीवाना बना दिया है। वो बाअसर शख्सियत है। चीफ मिनिस्टर से पुलिस की नाअहली का रोना रो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही आईजी साहब का फ़ोन आया था। वो मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। रमज़ान की मौत ने सारा खेल ख़राब कर दिया। उसकी गिरफ्तार हो जाने की सूरत में बात कुछ आगे बढ़ सकती थी। वो सब इतनी जल्दी हो गया था सर कि कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। उसके बारे में मालूम हुआ था कि वो कौन था। वो कबाड़िए का काम करता था, इंस्पेक्टर जैदी ने कहा। उसके साथियों का बयान है कि बज़ाहिर एक मेहनती और दयानतदार आदमी था। और कोई ख़ास बात? सर मेरा ख्याल है कि कमाल अहमद की बेटी नाजो हमारे काम आ सकती है। क्या मतलब? वो अडगर से सबसे ज़्यादा करीब रह चुकी है। क्लब के मैनेजर का भी यही बयान था। इस सूरत में अगर अडगर की मौत का राज खुल जाए तो बहुत सी बिखरी हुई कड़ियाँ आपस में मिल जाएंगी। लेकिन क्या? कमाल अहमद आपके ख़ास दोस्तों में से हैं, इसलिए हम उनकी बेटी के साथ ख़ास तरीके नहीं आजमा सकते। अक्सर ढील दिए जाने की सूरत में मुजरिम ज़्यादा बेध्यानी में कानून के फंदे में आ फंसता है। रहमान साहब ने कहा, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेरे फ़राइज़ दोस्ती पर मुकद्दम हैं। तुम मुतमईन रहो, मैंने ख़ास आदमी को नाजों के पीछे लगा रखा है। उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की सूरत में कामयाबी के इम्कान ज़्यादा रोशन हो सकते हैं। यू आर राइट सर, मैं भी यही चाहता था, इंस्पेक्टर जैदी ने कहा। फिर कुर्सी पर पहलू बदल कर बोला, क्या आप खान साहब से भी मिले थे? मेरा मतलब है कि अगर उनका कोई ख़ास शरीफ उन्हें नुकसान पहुंचाने की खातिर तखरीबी कार्रवाई कर रहा है तो इसकी निशानदेही वो ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, और ऐसी सूरत में हमारे लिए कुछ ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। मैं मिल चुका हूँ खान साहब से, लेकिन वो अपनी ज़ुबान खोलने पर आमादा नहीं है। मैं समझा नहीं सर, क्या वो कानून की मदद नहीं करना चाहते? इंस्पेक्टर जैदी ने ताज्जुब से पूछा। नहीं, ये बात नहीं है, रहमान साहब ने ज़ेर-ए-लब मुस्कुरा कर कहा। खान साहब का ताल्लुक चूँकि कबायली इलाके से रह चुका है, जहाँ किसी दुश्मन को सिर्फ अपनी कुव्वत बाजू से मारने का रवाज है, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी ज़ुबान बंद किए हुए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ख़ुद खान साहब की जानिब से भी किसी जवाबी कार्रवाई को खारिज अज़ इम्कान नहीं समझा जा सकता। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है। ऐसी सूरत में तो कानून के लिए पेचीदगियाँ कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगी। मैं इस शुबे का इजहार आईजी साहब से कर चुका हूँ। रहमान साहब ने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए सवाल किया। क्लब के चौकीदार और दुरानी की मौत के सिलसिले में कोई सबूत मिला या नहीं? इन दोनों मामलात में तो अभी तक नतीजा सिफर ही रहा है, लेकिन मैंने शुबे के तौर पर एक और शख्स को उठा लिया है। कौन है? रहमान साहब संजीदा हो गए। रैम्बो क्लब का मुस्तकिल फ़ोटोग्राफ़र, इंस्पेक्टर जैदी ने जवाब दिया। मुझे यकीन है सर कि अगर सख्ती की जाए तो उसकी ज़ुबान खुलवाई जा सकती है। शुबे की कोई वजह? मुमकिन है मेरा तजुर्बा गलत हो, लेकिन क्लब के मुस्तकिल फ़ोटोग्राफ़र भी किसी ब्लैकमेलर से कम नहीं होते। उनके कैमरों में भी हज़ारों राज दफन होते रहते हैं जिनकी ये मुँह मांगी कीमत वसूल करते हैं। वेरी गुड, रहमान साहब ने पुरजोश अंदाज में कहा। मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ, लेकिन क्या उसने अपनी ज़ुबान खोली? आपकी रहनुमाई के बगैर मैंने कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं? यस सर, इंस्पेक्टर जैदी ने कहा। वो सोसाइटी के एक फ़्लैट में तन्हा रहता है जो कीमती फर्नीचर से आरास्ता है। उसकी अपनी कार भी है। क्या तुमने उसके स्टूडियो की तलाशी भी ली? मेरा मतलब है कि ऐसी सूरत में हमारे हाथ कुछ सबूत या नेगेटिव या प्रिंट्स की सूरत में सामने आ सकते हैं। जिस फ्लैट में वो मुकीम है वहाँ स्टूडियो टाइप की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ एक कैमरा है, लेकिन वो भी खाली। इंस्पेक्टर जैदी ने कहा। मैंने स्टूडियो के बारे में उससे दरियाफ्त किया था, लेकिन वो ज़ुबान खोलने पर तैयार नहीं है। आई सी।
इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे लिए यकीनन कारामद होगा। रहमान साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? इसी इलाके के थाने के लॉकअप में। वैसे मैंने एसएचओ को उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हुए उस पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत कर दी है। क्या तुमने उसे लॉकअप में बंद कराने से पहले उसकी तलाशी ली थी? मेरा मतलब ये है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो उसकी खुदकुशी के लिए कारामद हो। नो सर, मैंने हर तरह से इत्मीनान कर लिया है। रहमान साहब ने जवाब देने के बजाय रिसीवर उठाया और मुतल्लिका थाने के नंबर पर बात करने लगे। राब्ता कायम होने में 2 मिनट लगे। फिर दूसरी जानिब से एसएचओ की आवाज़ उभरी, एसपी रहमान दिसेंड। रहमान साहब ने बारोब आवाज़ में कहा, कुछ देर पहले इंस्पेक्टर जैदी ने एक मशकूक शख्स आपके लॉकअप में बंद कराया है। यस सर, दूसरी जानिब से जवाब मिला। कोई 1 घंटे पहले की बात है जनाब, लेकिन 15-20 मिनट पहले वो उसे दोबारा आकर अपने साथ ले गए हैं। ओ नो, रहमान साहब का दिमाग घूम गया। यकीनन तुम्हें धोखा हुआ है। वो बहरूपिया होगा, इसलिए कि इंस्पेक्टर जैदी मेरे सामने मौजूद है। हो सकता है आप दुरुस्त कह रहे हो जनाब, लेकिन इंस्पेक्टर जैदी से मेरी मुलाकात बराह रास्त हुई थी। वो अपनी स्टाफ कार में ही उसे लेने के लिए आए थे। उन्होंने कैदी को ख़ास एहतियात के पेश नज़र किसी और थाने में मुंतकिल करने का ख्याल भी जाहिर किया था। रहमान साहब ने जवाब देने के बजाय झिल्ला कर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। कोई ख़ास बात है सर? इंस्पेक्टर जैदी ने उसके चेहरे के तासरात को बगौर देखते हुए कहा। तुम यानी कि इंस्पेक्टर जैदी ने 10-15 मिनट पहले मुजरिम को किसी और थाने में मुंतकिल करने के ख्याल से उठा लिया है? सर मैंने? हाँ, और तुम अपनी स्टाफ कार में वहाँ गए थे? नो सर, इंस्पेक्टर जैदी ने घबराए हुए लहजे में कहा, मैं तो 15-20 मिनट से आपके पास मौजूद हूँ। वो तुम्हारा कोई डुप्लीकेट भी हो सकता है, कोई मेकअप का माहिर। वैसे बाय द वे तुम्हारी स्टाफ कार कहाँ है? बाहर मौजूद है सर, आप खुद देख सकते हैं। इंस्पेक्टर जैदी ने पूरे तमाल लहजे में जवाब दिया। मेरे साथ आओ। रहमान साहब तेज़ी से उठकर बाहर आए, लेकिन वहाँ इंस्पेक्टर जैदी की स्टाफ कार मौजूद नहीं थी। इंस्पेक्टर जैदी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया और एसपी रहमान वो दांत पीसने और हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। 10 मिनट बाद ही उन्हें फ़ोन पर एक और इतला मिली। क्लिफ्टन के एरिया में समंदर के करीब वाक़ मार्टन स्टूडियो नामी दुकान को आग लगा दी गई थी और उस फोटोग्राफ़र का नाम भी मार्टन ही था, जिसे इंस्पेक्टर जैदी ने अपनी तहवील में लिया था। उसी मुकाम पर इंस्पेक्टर जैदी की स्टाफ कार भी एक वीरान इलाके से मिल गई थी। रहमत अली दोपहर के खाने के बाद जाने लगा तो अज़रा उसके सामने आकर अफसरदा सी खड़ी हो गई। रहमत अली महसूस कर रहा था कि वह आज खिलाफ़ तवक्का कुछ ज़्यादा खामोश सी हैं। क्या बात है डार्लिंग? रहमत अली ने उसके बाजुओं को थामते हुए कहा। आज गुलाबो आई थी, अपने राजू भाई की। अज़रा उससे आगे जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी, उसकी आंखें भर आई थीं। क्या हुआ राजू को? वो ठीक तो है? राजू चला गया रहमते, हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया। कब, कैसे? हमें किसी ने इतला भी नहीं दी। खुद गुलाबों को भी बस अचानक उसकी इबरतनाक मौत की इतला मिली थी। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? रहमत अली ने बेचैनी से पूछा। वो लोगों की इतला के मुताबिक कुछ दोस्तों के साथ किसी मिस्री रुकासा का शो देखने गया था। वहीं जानलेवा धमाका हुआ और दूसरे अफराद के साथ राजू भी मारा गया, अज़रा ने बताया। गुलाबो बता रही थी कि बाद में पुलिस भी आई थी उसके मकान पर यह मालूम करने के लिए कि किन दोस्तों के साथ गया था। फिर कुछ पता चला? नहीं, गुलाबो को कुछ खबर ही नहीं थी। वो बताती तो क्या बताती बेचारी। तुम भी किसी वक्त हो आना, और गुलाबो को अगर रुपए पैसे की ज़रूरत, रुपए पैसे का लालच ही तो इंसान को अंधा कर देता है। रहमते, बाबर की मिसाल तो तुम्हारे सामने है। लेकिन राजू तो इस किस्म की आसामी नहीं था। कौन जाने, हो सकता है वो भी किसी साजिश का शिकार हुआ हो। क्यों बेतुकी बात करती है पगली? रहमत अली ने उसे समझाने की कोशिश की। धमाके होते रहते हैं, वहाँ साजिशी नहीं, सिर्फ बेगुनाह और मासूम लोग मारे जाते हैं, और धमाका करने वाले तो अपना कोई सुराग नहीं छोड़ते। फिर गुलाबो के घर पुलिस क्यों आई थी? तू फिक्र न कर, मैं रात को राजू की तरफ जाऊंगा, सब पता चल जाएगा। रहमते, अज़रा उसके सीने पर सर टिका कर बोली। एक बात सुनेगा मेरी? मैं और तेरी बात नहीं सुनूंगा। ये तू क्या कह रही है? यह सब छोड़कर अपने घर वापस लौट चल। रहमते, अज़रा बड़ी मिन्नत समाजत से बोली। मुझे दौलत नहीं, सुकून चाहिए, और तेरे शानदार बंगले और आलीशान हवेली में हर मिनट मेरा दिल धक धक करता रहता है। मैं तेरे लिए 5 वक्त नमाज़ पढ़कर दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे सलामत रखे, तेरा साया अकबर और फरजाना के सिरों पर बरकरार रहे। जाने क्यों मुझे इस दौलत और शान और शौकत से खौफ आता है। दिमाग चल गया तेरा? रहमत अली ने प्यार से कहा। जो दुनिया में आया है उसे एक दिन वापस भी जाना है। हर शख्स दौलत की आड़ में तो दम नहीं तोड़ता, लेकिन बाबर और राजू का अंजाम तो एक ही जैसा हुआ है, अज़रा ने कहा।
उन दोनों को दौलत का अंबार जमा करने की हवस थी और अब तू भी। नहीं रहमते नहीं, अगर तुझे भी कुछ होगा तो मैं चूड़ियाँ पीस कर खा लूँगी, मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। तू फिक्र न कर पगली, मैं तुझे छोड़कर कहीं ना जाऊँगा। जब चलेंगे दोनों साथ ही चलेंगे, रहमत अली ने कहा। फिर प्यार से अजरा को देखता हुआ बाहर आ गया जहाँ उसकी झिलमिल करती हुई गाड़ी खड़ी थी। दफ्तर पहुंचा तो उसकी मुलाकात सबसे पहले मोनिका से हुई। रहमत अली शुरू दिन से महसूस कर रहा था कि वो उसकी ज़ात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने जवाब में कभी मोनिका को लिफ्ट देने की हमाकत नहीं की थी। सरदार खान ने उसे पहले ही बता दिया था कि मोनिका के कांटे का कोई मंत्र नहीं है। तुम 15 मिनट लेट हो, मोनिका ने अपनी खूबसूरत दस्ती घड़ी देखते हुए कहा। लंच टाइम 2 बजे ख़त्म हो जाता है। हाँ मुझे इल्म है, लेकिन आज भूख कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है। फिर घर जाने की क्या ज़रूरत थी? मोनिका का लहजा मानी खेज था। भूख मिटाने का बंदोबस्त यहाँ दफ्तर में भी हो सकता था। तुम क्या कर तो देखते। आइंदा ख्याल रखूँगा, रहमत अली ने सपाट लहजे में उसे टालते हुए कहा। वो खुलकर मोनिका से झगड़ा मोल लेने को तैयार नहीं था। मैडम दोबारा तुम्हारा पूछ चुकी हैं। ओके 1 मिनट, मोनिका ने इस बार भी मानी खेज और चुपते हुए लहजे में कहा। खैरियत तो है? आजकल मैडम तुम्हें बहुत पूछती हैं। इतना मुंह तो उसने सरदार को भी कभी नहीं लगाया। मैं क्या कह सकता हूँ? रहमत अली ने लापरवाही से कंधे उचकाए, फिर तेज़ी से कदम उठाता मैडम के ऑफिस में चला गया। जो इस वक्त सिगरेट होंठों के दरमियान दबाए किसी सोच में गर्क थी। आपने मुझे याद किया था? हाँ, मैडम चौंकते हुए बोली। फिर उसने रहमत अली को बैठने का इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारा बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। सुबह मैं बहुत मसरूफ़ थी, इसलिए तुम्हें बुला नहीं सकी। ओ कमान, मैडम के लहजे में बेतकल्फ़ी थी। हम इस वक्त अकेले हैं, इसलिए सिर्फ दोस्तों की तरह बात करेंगे। फिर वो सिगरेट का एक तवील कश लेते हुए बोली, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। मैं हमतन गोश हूँ। रहमत अली का लहजा दोस्ताना हो गया। हमारा मुश्तरका कांटा रास्ते से निकाल दिया गया है। मैं समझा नहीं। मैं शेरा और उसके दोस्त समदानी की बात कर रही हूँ। ओह, शेरा मेरे लिए बहुत कारामद आदमी था, लेकिन वह हर शख्स जो तुम्हारे सामने सीना तान कराने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम शेरा ही जैसा होगा। मैडम बर्लास की निगाहों में नशा था। जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। आपने बिला वजह जहमत की। रहमत अली ने लापरवाही का मुजाहिरा किया। मौत बरहक है जहाँ लिखी है। जिसके हाथों लिखी है, जो वक़्त मुकर्रर हो चुका है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। लेकिन अगर चाहता तो मैं खुद भी शेरा को मार सकता था। मुझे मालूम है कि तुम क्या हो, और ये भी मालूम है कि तुमने मेरी ज़िंदगी मौत के हाथों से बचाई है। मैडम ने रहमत अली की आंखों में आंखें डालकर बड़ी मोहब्बत से कहा, मगर फ़िक्र मत करो। शेरा और समदानी दोनों की मौत इस वक्त वाक़ हुई है जब वो ज़िंदगी के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मैं समझा नहीं, क्या वो दोनों अयाशी में मसरूफ़ थे? अयाशी सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी भी होती है। मैडम की निगाहों में सुरख डोरे तैरने लगे। शेरा और समदानी जिस वक्त मौत से हमकनार हुए, इस वक्त वो खान एडिटोरियम में बैठे मिस्री रुकासा के नीम उरिया रक्स से महजूज हो रहे थे। ये और बात है कि उन दोनों की खातिर मेरा एक अपना आदमी भी काम से चला गया। उसका क्या नाम था? रहमत अली ने पहलू बदलते हुए कदरे बेसब्री से पूछा। उसके जहन में अचानक राजू का ख्याल उभरा था। अजरा ने उसे यही बताया था कि राजू भी किसी मिस्री रुकासा का शो देखने गया था, जहां एक धमाके ने दूसरों के साथ साथ उसकी ज़िंदगी का चिराग भी हमेशा के लिए गुल कर दिया था।